नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया ऐलान, प्रदेश से 100 टन सब्जी भेजी जाएगी अयोध्या। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ड्राई डे की घोषणा की। इसके साथ ही 100 टन सब्जियां भी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी। इन सब्जियों से राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भोग लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित करने का फैसला सरकार ने लिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली जैसा माहौल रहेगा। प्रगतिशील किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करने पहुंचा था। उन्होंने किसानों के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को आने का न्योता दिया। साथ ही इस दौरान किसानों ने 100 टन सब्जियों को अयोध्या भेजने का प्रस्ताव भी रखा। इस प्रस्ताव का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भगवा ध्वज दिखाकर 11 ट्रकों को रवाना किया था, जिससे रामलला के मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के चावल से भगवान राम को भोग लगेगा। इसके साथ ही देश भर से आने वाले राम भक्तों को प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। 300 टन चावल का इंतजाम छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से किया गया था। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया था कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और ऐसे में हम ननिहाल वालों की जिम्मेदारी है कि भगवान की जन्मभूमि में हो रहे भव्य आयोजन में कोई कमी न रहे। छत्तीसगढ़ में मिलने वाले सबसे अच्छे किस्म के चावल को भगवान राम के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये सौभाग्य की बात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स बंधुओं ने 300 टन चावल अयोध्या भेजा है। छत्तीसगढ़ की धरती से ऐसा किया गया है, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या में इस चावल से भगवान को भोग लगेगा। ट्रकों को रवाना करने के बाद मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में जाकर भगवान राम से प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए पूजा भी की थी। 22 जनवरी को संस्कारधानी राजनांदगांव में दीपावली के समान दीपोत्सव, महाआरती, प्रसाद वितरण, भंडारा का आयोजन होगा। वहीं 20 जनवरी को मानव मंदिर चौक पर, 21 जनवरी को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 22 जनवरी को दिग्विजय स्टेडियम में दीप महोत्सव का आयोजन होगा। वहीं 22 जनवरी को ही रायपुर में शाम 5 बजे विवेकानंद विद्यापीठ के सामने गुडियारी रोड कोटा में 11 लाख दीप प्रज्वलित करने के साथ ही लेजर शो का आयोजन किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, वन मंत्री कश्यप ने ली विभागीय बैठक, कहा अवैध कार्यों पर लगाए रोक, मोदी की गारंटी पूरा हो, कटाए तस्करी में संलिप्त अधिकारी कर्मचारियों की खैर नहीं। रायपुर वन मंत्री केदार कश्यप आज अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हुए। विभागीय बैठक की समीक्षा करते हुए वन मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हमारे वनवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित होता है। वनों से प्राप्त वनोपज उनके आर्थिक स्थिति का आधार है। वनोपज का सही दाम वनवासियों को मिले। बिचौलियों को समाप्त करते हुए सीधे शासन प्रशासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ वनवासियों को प्राप्त हो। केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी में हमने प्राथमिकता के साथ तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जा रहा है। ये केवल बोलने का विषय नहीं है, ये हमारे वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है। वन मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर एक्शन प्लान बनाकर जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करने की हिदायत दी है। ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी ठीक प्रकार से निदान हो। कश्यप ने कहा कि हमारे वनवासी बंधु सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं। वनवासियों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय न हो, इस बात की चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करना है। केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वनवासियों का विश्वास बना रहे। विभाग जो योजना बनाए उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो, गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो। कड़े शब्दों में केदार ने कहा कि केवल कागज में लीपापोती करते हुए काम नहीं करना है, वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो। साथ ही हर काम का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो। साथ ही अगली बड़ी खबर है, चरित्र शंका में पत्नी को उतारा था मौत के घाट, 4 साल बाद आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा। राजधानी रायपुर के राजतालाब इलाके में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को 4 साल बाद कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने चरित्र शंका में अपनी पत्नी के सिर में सिलेंडर पटक कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद उसने खुद सिविल लाइन थाने पहुंचकर सरेंडर किया था।
जानकारी के मुताबिक हत्या के दोषी का नाम प्रहलाद वर्मा है, जो कि राजातालाब नई बस्ती में अपनी पत्नी ताराबाई के साथ एक किराए के मकान में रहता था। प्रहलाद मजदूरी करता था, वहीं उसकी पत्नी मोहल्ले के दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। ताराबाई मोबाइल में बहुत बात करती थी, जिसके कारण दोनों के बीच काफी झगड़ा होता था। प्रहलाद को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स के साथ अवैध संबंध है। 13 दिसंबर 2019 की रात चरित्र शंका के कारण दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। उस दौरान प्रहलाद ने तैश में आकर पास में रखे गैस सिलेंडर को उठाकर ताराबाई के सिर पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रहलाद ने खुद सिविल लाइन थाने पहुंचकर इसकी सूचना दी, जिसके बाद करीब 4 साल तक मामले की सुनवाई चलती रही और आखिरकार मंगलवार 2 जनवरी 2024 को रायपुर कोर्ट ने ताराबाई की हत्या के दोषी प्रहलाद को 6 महीने के सश्रम कारावास सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, BHU गैंगरेप पर बोले PCC चीफ दीपक बैज। कहा, भाजपा का नारा बेटी बचाओ का है, जबकि काम बेटी रुलाओ का है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप के मामले में भाजपा IT सेल के 3 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा का नारा बेटी बचाओ का है और काम बेटी रुलाओ का है। दीपक बैज ने कहा कि BHU में हुई घटना बेहद शर्मनाक है। बीजेपी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये बात BHU की घटना के बाद और साफ हो गई है। दीपक बैज ने कहा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। इस घटना के बाद CCTV फुटेज में तीनों आरोपी साफ दिखाई दिए। उनके नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं। ये सभी भाजपा IT सेल के सक्रिय पदाधिकारी हैं। भाजपा एक तरफ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा महिलाओं के लिए बुरी पार्टी बन चुकी है। भाजपा के राज में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ही संसदीय क्षेत्र बनारस में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। वारदात के आरोपी भाजपा IT सेल के पदाधिकारी निकले। इन्हें गिरफ्तार करने में 60 दिन का समय लग गया, क्योंकि ये आरोपी मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा का प्रचार कर रहे थे। इन 60 दिनों में सबूत मिटाने की कोशिश की गई होगी। अगर BHU के छात्रों ने इस घटना को नहीं उठाया होता, तो बहुत सारे दूसरे मामलों की तरह ये भी दबा दिया जाता। बैज ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर दिखाई और कहा कि इतनी घनिष्ठता की आरोपी अकेले में प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूछा कि इस मामले में प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? आज देश की हर बहन, हर बेटी के मन में एक ही सवाल है कि अपने ही संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐसी घटना देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल क्यों नहीं बैठा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा क्या अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? साथ ही अगली बड़ी खबर है, गांजा तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही कार में मिला लाखों का गांजा। दुर्ग पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गांजा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार से 32 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। कुम्हारी पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक दुर्ग पुलिस मंगलवार को कुम्हारी टोल प्लाजा पर वाहन की सघन चेकिंग कर रही थी। मंगलवार की दोपहर जब पुलिस चेकिंग में लगी थी, उसी दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही अर्टिगा कार OD 02 CM 0852 में कुछ लोग गांजा लेकर आ रहे हैं। जैसे ही कार आए, पुलिस ने उसे चेकिंग के लिए रोका। कार चालकों ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेरकर पकड़ लिया। कार की चेकिंग करने पर उसकी डिक्की में 3 प्लास्टिक की बोरी मिली। उसके भीतर 2 बोरियों में 1 किलो के 11 पैकेट और तीसरी बोरी भी में 10 किलो गांजा का पैकेट भरा हुआ था। पुलिस ने कार से कुल 32 किलोग्राम गांजा जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत 1,60,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 लाख रुपए कीमत की अर्टिगा कार, मोबाइल फोन और 3,700 रुपए नकद भी जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी ओडिशा राज्य के नुआपाड़ा जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना नाम रश्मिता बाग 21 वर्ष, भारती कुलदीप 28 वर्ष, सुषमा सागरिया 33 वर्ष और दिनेश तांडी उर्फ राहुल बताया है।
पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर है, नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर नौकरी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, उसके बाद 3 लाख में कर दिया सौदा। डोंगरगढ़ इंटरनेट मीडिया में नाबालिग से दोस्ती कर सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अनाचार कर 3 लाख रुपए में सौदा कर बेचने वाले मुख्य आरोपित को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले में एक आरोपित पहले से ही जेल में है। घटना 2 माह पुरानी है। डोंगरगढ़ में रहने वाली नाबालिग की दोस्ती इंटरनेट मीडिया के माध्यम से राजस्थान चुरू जाक निवासी 25 वर्षीय प्रेमाराम गोदारा से हुई। प्रेमाराम ने युवती को सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देकर राजस्थान बुला लिया। इसके बाद आरोपित प्रेमाराम ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। फिर नाबालिग को राजस्थान नागौर मतपुरा निवासी सूखाराम थुगेल के पास 3 लाख रुपए में सौदा कर बेच दिया। सूखाराम के चंबुल से निकलकर युवती ने कॉल कर अपने स्वजन को घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद स्वजन डोंगरगढ़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नाबालिग जिस नंबर से कॉल कर जानकारी दी थी उसका लोकेशन राजस्थान में मिला। मामले में सूखाराम पहले ही जेल में है। पुलिस ने इस संबंध में लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान सूखाराम ने प्रेमाराम गोदारा के पास से युवती को खरीदने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस प्रेमाराम गोदारा को पकड़ने जाल बिछाया। पुलिस सिविल ड्रेस में राजस्थान में आरोपित के ठिकानों में दबिश दी। पुलिस ने बताया कि आरोपित ने इंस्टाग्राम के डीपी में सेना की वर्दी पहना हुआ स्वयं का फोटो लगा रखा है। नाबालिग आरोपित के डीपी को देख झांसे में आ गई और राजस्थान पहुंच गई। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम ने कहा, नाबालिग को सेना में नौकरी लगाने का झांसा देकर दुष्कर्म कर बेचने वाले आरोपित को राजस्थान से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपित पहले से ही जेल में है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी को जागरूक होने की जरूरत है। खासकर युवतियों को अनजान नंबर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। इंटरनेट मीडिया में अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड ठगी से बचाने लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इन सभी से बचाव का आसान तरीका जागरूकता है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 27 नए मामले, रायगढ़ में सबसे ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक मंगलवार को 9 जिलों में कोरोना के 27 मरीज मिले। सबसे ज्यादा रायगढ़ में 9 मरीज मिले हैं। दुर्ग में 5 और रायपुर में 4 केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरिया, बस्तर, बेमेतरा, बालोद और कोरिया टिकट में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव केस की संख्या 107 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 4642 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 27 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आंकड़ों के अनुसार रायगढ़ में सबसे ज्यादा 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ रायगढ़ में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 39 हो गई है। इसके बाद रायपुर और दुर्ग जिले में 20 संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है। ज्यादातर मरीजों का घर पर इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, दादी ने ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए तो 11 साल का बालक झूल गया फांसी पर। बिलासपुर पचपेड़ी क्षेत्र के चिल्हाटी में रहने वाली महिला ने अपने 11 साल के पोते को ग्रीटिंग कार्ड खरीदने के लिए रुपए नहीं दिए। इससे नाराज होकर बालक ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। घटना की सूचना पर पचपेड़ी पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। पचपेड़ी थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे ने बताया कि चिल्हाटी में रहने वाले मनमोहन कैमवट रोजी मजदूरी करते हैं। वे अपनी पत्नी को लेकर दूसरे राज्य में काम करने गए हैं। उनका 11 साल का बेटा उमेश कैमवट अपनी दादी के पास गांव में ही रहता था। 1 जनवरी को उमेश ने अपने दोस्तों को देने के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदने की बात कही। इसके लिए उसने अपनी दादी से रुपये मांगे। दादी ने बालक को रुपये देने से मना कर दिया। इससे बालक नाराज हो गया। बालक ने एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। काफी देर तक वो बाहर नहीं निकला। महिला ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी देकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इसके बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़वाया गया। दरवाजा तोड़कर जब लोग अंदर गए तो बालक का शव फांसी के फंदे पर लटक रहा था। घटना की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम कराया है। स्वजन से पूछताछ कर घटना की जांच की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, कबाड़ी दुकान में पुलिस का छापा, 32 लाख के अवैध कबाड़ के साथ संचालक गिरफ्तार। महासमुंद जिले के धनानी कबाड़ी दुकान रायपुर रोड बसना में पुलिस ने छापेमारी की है,
जहां पुलिस ने वाहन की कटाई करते हुए दुकान संचालक को पकड़ा है। वहीं मौके से वाहन और भारी मात्रा में गाड़ियों के पार्ट्स जब्त किया है। जब्त अवैध कबाड़ी सामान की कीमत 32 लाख से अधिक है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धनानी कबाड़ी दुकान रायपुर रोड बसना का संचालक भारी मात्रा में अवैध रूप से कबाड़ी सामान रखा है, जिस पर पुलिस टीम ने छापा मारा। जहां कबाड़ी दुकान संचालक मो फयाज धनानी पिता मो इकबाल धनानी उम्र 37 साल साकिन वार्ड नंबर 7 बसना पुराने वाहनों को गैस कटर से काटते मिला। वहीं मौके पर भारी मात्रा में लोहे का कबाड़ और पिकअप वाहन में कबाड़ भरा मिला है। कबाड़ी दुकान में मिले लोहे के गैस कटर और वाहन के पार्ट्स समेत कई सारे अन्य कबाड़ जब्त किया गए, जिसका वजन 12,560 किलो है। इसमें 4 ट्रैक्टर, 1 हार्वेस्टर का कटर, कुल कीमती 32,53,200 है। मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर कबाड़ी दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। नाबालिग जोड़े की लाश पेड़ पर लटकती मिली है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मृतकों के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ये घटना डिवरा चौकी की है। जानकारी के अनुसार डिवरा चौकी अंतर्गत एक पेड़ पर लटकी हुई नाबालिग प्रेमी जोड़े की लाश मिली है। मृतका कक्षा 8वीं तो मृतक 10वीं में पढ़ाई करता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है। नाबालिगों ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। इस पूरे मामले में जब हमने जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि मामला डिवरा पुलिस चौकी अंतर्गत का है। दोनों नाबालिग मृतक एक ही गाँव के रहने वाले थे और दोनों अलग अलग स्कूल में भी पढ़ाई करते थे। मामले में उन्होंने बताया कि दोनों की मेल मिलाप भी होती रहती थी। अचानक ऐसी स्थिति कैसे बनी कि दोनों ने आत्महत्या कर ली, इस पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, महंत के बंगले में रमन टीएस निवास में सांप। विजय शर्मा को मिला ताम्रध्वज का आवास, पूर्व सीएम बघेल कहां रहेंगे, जानिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के कई दिन बाद आखिरकार प्रदेश के मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को स्पीकर हाउस आवंटित कर दिया गया है। यहां रह रहे डॉक्टर चरणदास महंत को गांधी उद्यान के पीछे एक सरकारी आवास आवंटित किया गया है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक छत्तीसगढ़ क्लब के पास सिविल लाइन में बंगला आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय के लिए अभी तक बंगला तय नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि वे सीएम निवास में ही जा सकते हैं। वहीं जयसिंह अग्रवाल का बंगला ओपी चौधरी को दिया गया है। टनकराम वर्मा को मोहम्मद अकबर और श्याम बिहारी जायसवाल को पूर्व मंत्री शिव डहरिया का बंगला आवंटित किया गया है। इसी तरह प्रेमसाय सिंह टेकॉम का बंगला महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को दिया गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव को पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बंगला दिया गया है। सहयोग से टीएस सिंहदेव पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में प्रदेश के डिप्टी सीएम थे। गृहमंत्री विजय शर्मा को पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बंगला आवंटित किया गया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अपने पुराने कमिश्नर बंगले में ही रहेंगे। श्री अग्रवाल ने सरकार बदलने के बावजूद भी अपना बंगला खाली नहीं किया था। मंत्री रामविचार नेताम को C5 सिविल लाइन स्थित शंकर नगर में बंगला दिया गया है। वर्तमान में यहां आबकारी मंत्री कवासी लखमा रह रहे थे। पूर्व में ये चर्चा भी उठी थी कि श्री लखमा का बंगला पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दिया गया है, लेकिन कल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में इसे श्री नेताम को दिया गया है। मंत्री दयालदास बघेल को जेल रोड स्थित वन विभाग का पुराना वन संरक्षक बंगला आवंटित किया गया है। कांग्रेस सरकार में यहां मंत्री गुरु रुद्र कुमार निवास कर रहे थे। मंत्री केदार कश्यप को फॉरेस्ट कॉलोनी स्थित राजतालाब में C4 और C5 बंगला आवंटित किया गया है। पूर्व में यहां अनिला भेड़िया रह रही थी। मंत्री ओपी चौधरी को D5/9 शंकर नगर में सरकारी बंगला दिया गया है। मंत्री लखनलाल को C4 शंकर नगर में बंगला दिया गया है। पूर्व में यहां रविंद्र चौबे रह रहे थे। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े को D7 और D8 शंकर नगर में सरकारी बंगला दिया गया है। वहीं मंत्री टनकराम को B5/10 शंकर नगर में बंगला दिया गया है।